फ्रीक्वेंसी रहेगी फीडिंग की वो कितनी रहेगी, एक दिन में हमें कितने बार फीडिंग करानी है, उसको खिलाना है। तो देखिए, इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन नीड टू बी फीड 5 to 6 टाइम्स अ डे। कितने टाइम कराना है, एक दिन में कितने बार फीडिंग करानी है, उसको खिलाना है 5 to 6 टाइम्स इन अ डे इन एडिशन टू ब्रेस्ट फीडिंग। और साथ में क्या कराएंगे हम उसको, हेलो, साथ में हम उसे क्या कराएंगे, ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। ओके, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में जो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करा रहे थे आफ्टर द 6 मंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, 5 to 6 टाइम्स पर डे। ओके, नेक्स्ट आगे देखना, it must be recommended that inadequate feeding of infants and young children during the first 2 years is the main cause of malnutrition। अगर इस टाइम पर इनएडुकेट अमाउंट में अगर हम बच्चे को जो फीडिंग है वो कराते हैं फर्स्ट 2 इयर्स तक, आफ्टर द 6 मंथ, 6 मंथ्स के बाद जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें जो बेबी है उसको अगर हम इनएडिक्वेट अमाउंट में उसको फीडिंग करा रहे हैं तो उसका रिजल्ट या उसका क्या कॉज होगा, बच्चा किससे सफर करेगा, माल न्यूट्रिशन से। ओके, माल नरिश्ड हो जाएगा बच्चा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है कि कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। तो देखिए कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी कंटिन्यूड अप टू एज ऑफ 2 इयर्स और बियॉन्ड। तो ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कंटिन्यू रखना है हमें, हाउ मेनी इयर्स, 2 इयर्स और बियॉन्ड है ना, कम से कम 2 इयर्स और उसके आगे भी हमें क्या होना करना होता है, ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना होता है। वाइल गिविंग एडिक्वेट कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स टू द बेबी प्रोवाइड्स ऑल द बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी। और साथ में हम उसे क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देते हैं और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग भी कराते हैं बेबी को, जिससे उसकी जो एनर्जी की अमाउंट है, जो जितनी जितनी उसको अमाउंट है, उसकी बॉडी को जितनी अमाउंट की जरूरत है, जितनी अमाउंट में एनर्जी चाहिए और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी उसको रिक्वायरमेंट है, वो उसको अच्छी तरीके से उसकी जो डिमांड है वो क्या हो पाए, क्या हो पाए, फुलफिल हो पाए। ओके, ठीक, नेक्स्ट आगे देखिए और क्या है, in other words, the child gets energy, high quality protein, vitamin A, anti-infective properties, and other nutrients besides achieve besides achieving emotional satisfaction from the breastfeeding much needed for optimum development of the child। और साथ में ही हम उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग दे रहे थे जिसमें हाई प्रोटीन डाइट थी, है ना, साथ में ही एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज भी थी, जो हम दे रहे थे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी थे जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग में जो क्या करेंगे, किसी बेबी के इमोशनल सेटिस्फेक्शन और इमोशनल मैच सेटिस्फेक्शन के साथ साथ उसको जो ऑप्टिमम डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितनी उसको एनर्जी और जितने न्यूट्रिशन की जरूरत है वो उसको प्रॉपर और अच्छे तरीके से उसको मिल सके और उसकी जो नीड है, जो डिमांड है पर डे की, वो क्या हो सके, फुलफिल हो सके बेबी की। ओके, नेक्स्ट देखिए, breastfeeding, especially at night, ensures sustained lactation. In the beginning, when the complementary foods are introduced after 6 months of age, the complementary food should be feed when the baby hungry, okay, infant hungry. As a child starts taking complementary foods, well, the child should be given breastfeeding first and then the complementary food. This will ensure adequate lactation। और अगर किस जो बेबी है
उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी दे रहे हैं। तो पहले हमें क्या करना है, बेबी को क्या कराना है? पहले ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, देन उसके आफ्टर 1 आवर 2 आवर के बाद फिर हम उसको क्या कराना है, उसको क्या देना है हमें? क्या कराना है उसको? कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग करानी है। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई समझ प्रॉब्लम है क्या इसमें? ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एक्टिव फीडिंग। एक्टिव फीडिंग किस तरीके से कराते हैं बेबी को, एक्टिव फीडिंग क्या है, और उसकी ऑप्टिमम जो इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रन जो फीडिंग जो प्रैक्टिसेस है वो क्या है, देखिए। Adopting caring attitude while feeding the baby, like talking to the child, playing with the child, stimulates appetite and development. Okay, एक्टिव फीडिंग का मीन्स क्या है? बेबी को क्या करना, बेबी की हंगर जो है, उसकी जो भूख है उसको बढ़ाना, उसको उसके लिए प्रिपेयर करना कि उसको जो उसकी जो भूख है, हंगर है, वो एपेटाइट क्या हो उसकी बढ़े। उसके लिए क्या करना है, उसके साथ खेलना, उससे बातें करना, ठीक है, उसको क्या करना, अच्छे तरीके से उसकी केयर करना, जिसके कारण क्या हो, वो अच्छे जब एटीट्यूड रहेगा उसका, अच्छा तरीके से उसको खुश खिलाएंगे, उसको थोड़ा एक्टिव करेंगे, तो उसको जो रिक्वायरमेंट है वो फीडिंग की बढ़ेगी, और उसको ऑटोमेटिक क्या लगेगी, एपेटाइट उसकी बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी, और फिर उसको हम फीडिंग कराएंगे, उसको बोलते हैं एक्टिव फीडिंग। ओके, हाँ, ये सभी लोग अपने स्पीकर म्यूट कर ले, अगर किसी को कुछ मुझसे पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक, अनम्यूट करके। नहीं तो सभी लोग अपने स्पीकर म्यूट रखें। एक्टिव फीडिंग क्या है? जो हमारा एक्टिव फीडिंग का मीन्स है हमारा ऐसा एटीट्यूड या इस प्रकार की केयरिंग करना बेबी की, जिससे क्या हो, जो बेबी है उसकी एपेटाइट इंक्रीज करें हम, जैसे उसके साथ बातें करना, उसके साथ खेलना, है ना, उसको अच्छे तरीके से उसके स्टिमुलेट करना कि वो अच्छे से प्रॉपर उसको हंग्री रहे, हर अच्छे से उसकी एपेटाइट बढ़े। फिर तो जब अच्छे से उसे भूख लगेगी तो अच्छे से वो क्या करेगा, सब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कर पाएगा। और जब उसकी जो हंगर, जो एपेटाइट बढ़ाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा ऐसा एटीट्यूड उसके टूवर्ड्स द बेबी जो हम रोल प्ले करा रहे हैं, कि जिसके कारण उसकी हंगरी बढ़ जाए, उसका हंगर बढ़ जाए, उसका एपिटाइट बढ़ जाए, और वो एक्टिव फीडिंग करे, तो इसी को बोलते हैं एक्टिव फीडिंग। ओके, ठीक। अब देखिए आगे क्या है। 1 to 2 year 1 to 2 years old child should be given food on a separate plate and encouraged to eat on its own। और जो 1 to 2 year का ओल्ड चाइल्ड है उसको हमें किस लिए क्या करना है, उसको फूड कैसे देना है, सेपरेट प्लेट में फूड रखना है, और उसको एनकरेज करना है कि वो सेल्फ खुद से उसको खाने की कोशिश करे। ओके, ठीक। आगे देखिए। Eating at the same time and the same place also help to improving appetite and avoids distractions। और एक सेम टाइम, एक पर्टिकुलर एक टाइम बना ले कि हम बेबी को सुबह 9 या 10 बजे उसको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराएंगे, है ना, उसके बाद हम 1 बजे हम थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराएंगे, फिर 4 बजे कराएंगे, फिर शाम को 8 बजे कराएंगे, फिर एक बार 10 बजे कराएंगे। तो इस तरीके से आपने एक क्या एक फिक्स कर लिया है कि इस टाइमिंग पर कराएंगे, तो क्या रहता है, एक सेम टाइम फिक्स कर लिया है या सेम प्लेस है, तो उसको आपने डिसाइड कर लिया उस बेबी के लिए। तो ऐसी चीजें क्या करती हैं, इम्प्रूव करेंगी, क्या किस चीज में इम्प्रूव करेंगी, हेल्प करेंगी बेबी की एपेटाइट को बढ़ाने में। और जो फीडिंग करने का जो खाना वो खा रहा है उस टाइम पर जो डिस्ट्रैक्शंस उसके सामने आ रहे हैं, जैसे टीवी चल रही है, वो टीवी देख रहा है, या कोई उसके सामने कोई खिलौना आ गया उसके साथ खेलने लगा टॉयज, तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को वो क्या करेगा, अवॉइड करेगा, जिसके कारण वो एक्टिव फीडिंग कर पाएगा। ओके, समझ में आया ये? हेलो, रिस्पॉन्स करें जिससे हम आगे बढ़े। हेलो।
हेलो। ओके चलिए, अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिमम इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, है ना। ओके, कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं, अडॉप्ट करनी होती है। देखिए, फर्स्ट, ये अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, प्रिपेयर विद इन 1 आवर। अच्छा, बेबी जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, उसके कितने टाइम के अंदर उसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए हमें? कितने टाइम में? विद इन 1 आवर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या है? Exclusive breastfeeding for the first 6 months of life. Example 180 days. No other foods or fluids or even the water should be given, but also allow infants to receive ORS drops, syrups, vitamins, minerals and medications where required. तो क्या करना है, जब हम बेबी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं 6 मंथ्स की स्टार्टिंग एज में, मतलब जो 180 डेज के अप्रोक्स रहता है, तो उस टाइम पर हमें उसे और कोई जो सप्लीमेंट है और कोई भी चीज जो बाहर की है वो उसे देना है क्या? नहीं, जैसे कि वाटर, हनी, बोतल मिल्क, ये चीजें उसे नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ अगर जरूरत होती है तो हम उसे, हाँ, सिर्फ और अगर जरूरत होती है कि उसको कोई मेडिकेशंस चल रही हैं, सिरप है या फिर ओआरएस वगैरह है, बच्चा बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो रहा है, तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए ओआरएस देना, इन चीजों को हम कर सकते हैं सिर्फ ऑन, वो भी किसके? डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट, timely introduction of complementary foods, solid, semi-solid और soft food after the age of 6 months, 180 days. कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से स्टार्ट करते हैं हम बेबी की? 6 मंथ बाद, आफ्टर द 6 मंथ्स। ओके, नेक्स्ट, कंटिन्यूड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 years और बियॉन्ड। और ब्रेस्ट फीडिंग कब तक की कंटिन्यू रखना होता है हमें? 2 year या उससे बियॉन्ड। ओके, नेक्स्ट, Age appropriate complementary feeding for children 6 to 23 months. While continue breastfeeding, children should receive food from 4 or more food groups mentioned below and feed for a minimum number of times, two times for breast breasted infants 6 to 8 months, 3 times for breasted children 9 to 23 months, and 4 times for the non breastfed children 6 to 23 months। ओके, तो इसमें बोला है कि जो एज है जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, जो कितनी है, 6 मंथ्स टू 23 मंथ्स, उस टाइम पर हम कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं और साइड में साथ में ही क्या देते हैं चिल्ड्रन। हाँ, किस किस को मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? किस किस को मेरी आवाज ब्रेक होकर आ रही है? सबको ब्रेक हो रही है मेरी आवाज? एक बार आप लोग अपने एक बार ये नेटवर्क चेक करें, अगर सभी लोगों को मेरी आवाज ब्रेक होकर आ रही है तो मैं दोबारा से स्टार्ट कर सकता हूं, है ना। मेरी आवाज आप सही आ रही है? सभी को सही आ रही है? ओके। अच्छा, थोड़ी थोड़ी कट रही है बीच में। ओके, कोशिश करते हैं कि आवाज अच्छे से आए। ठीक, रुकना, मैं इसको देखूं जरा। ओके, अब सभी को आवाज अच्छे से आ रही है मेरी? ओके, चलिए, ओके, ठीक। तो क्या करना है, बेबी को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, जो कंटिन्यू हम ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं उसके साथ में हम बेबी को किस पर, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पर भी रख देते हैं आफ्टर द 6 मंथ्स। तो उसको किस तरीके से देखते हैं, देखिए, अगर बेबी बेबी कितने टाइम का है, 6 to 8 मंथ्स का है, तो उसको जो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराएंगे वो कितने टाइम्स होगी? कितने टाइम्स देंगे? 2 टाइम्स देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर अगर जो ब्रेस्ट फीडेड चिल्ड्रन है वो 9 to 23 मंथ्स का है, तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कितने टाइम्स कराएंगे हम?
3 टाइम्स, ओके। और अगर जो बेबी है वो 6 to 23 मंथ्स का है, तो उस या फिर नॉन ब्रेस्टेड है, तो उस टाइम पर उसको कितने टाइम्स कराएंगे? 4 टाइम्स कराएंगे। इसको याद रखना थोड़ा, ठीक है। अब उसको हम जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कराते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीजें रहनी चाहिए? ग्रेन्स रहने चाहिए, रूट्स, ट्यूब्यूल्स, लेग्यूम्स, नट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं, फ्रेश फूड्स दे सकते हैं, ठीक है। एग, विटामिन ए रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और एक्टिव फीडिंग फॉर चिल्ड्रन ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलनेस। और एक्टिव फीडिंग करानी चाहिए बेबी की कब कब? ड्यूरिंग ड्यूरिंग द चाइल्ड एंड बिफोर एंड आफ्टर द इलनेस, ठीक है। अगर वो कोई बेबी है जो बीमार हो गया है, बच्चा जो बीमार हो गया है, तो उसको बाद में जैसे ही वो रिकवर होता है उसके बाद उसको एक्टिव फीडिंग कराना स्टार्ट कर देना चाहिए हमें, ठीक है। ओके। अब हम बात करने वाले हैं किस चीज के बारे में? फीडिंग ड्यूरिंग द इलनेस। इलनेस के टाइम पर किस प्रकार की? हाँ बोलिए, बोलो। क्या हुआ, क्या? हाँ बोलो बोलो। किसकी बात कर रहे हो? ये इसकी बात कर रहे हो क्या? 3 टाइम्स फॉर ब्रेस्ट। हाँ 3 बार। क्योंकि 6 to 8 मंथ्स का जब बेबी है तब हम उसको कितने टाइम्स करा रहे हैं? अगर 6 to 8 मंथ्स का जब बेबी है तो उस टाइम पर हम कितने टाइम्स करा रहे हैं? 2 टाइम्स। अगर अब 8 तक हो गया तो 9 अगर 9 से लेकर कितने टाइम तक है देखिए, 9 to 23 का है, तो 23 मंथ्स का है, तो कितने टाइम्स कराना है हमको? 3 टाइम्स। और अगर जो बेबी है वो कैसा है? नॉन ब्रेस्टेड चिल्ड्रन है, नॉन ब्रेस्टेड चिल्ड्रन है, ठीक है। अगर वो ऐसे उसने 1 साल बाद ही या 1.5 साल बाद ही क्या कर दिया, ब्रेस्ट फीडिंग क्या कर दी उसने? हाँ छोड़ दी, स्टॉप कर दी, तो उस टाइम पर उसको कितने कराना है, कितने टाइम्स कराना है? 4 टाइम्स कम से कम, ओके। क्लियर हुआ क्या? हेलो। ओके चलिए, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है आगे, नेक्स्ट हम बात करते हैं फीडिंग ड्यूरिंग द इलनेस। तो इलनेस के टाइम पर देखें तो ड्यूरिंग क्या क्या है, जब अगर फीडिंग कराते हैं हम इलनेस के टाइम पे, तो नेवर स्टार्व द चिल्ड्रन। तो चाइल्ड है उसको कभी भी भूखा नहीं रखना है, ओके। अब आवाज सही से आ रही है मेरी? अच्छा, तो जब बेबी जो है अगर वो क्या हो गया है, फीडिंग फीडिंग ड्यूरिंग इलनेस, इलनेस के टाइम पर अगर जो बेबी है उसको क्या क्या हमें नहीं करना है, किन चीजों को फॉलो करना है? तो पहला, नेवर स्टार्व द चाइल्ड। तो पहले कभी भी हमें उसको क्या नहीं रखना है? स्टार्व का मीन्स क्या होता है? हाँ वेरी गुड। बच्चे को कभी भी भूखा नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट, फीड एनर्जी रिच सीरियल्स पल्सेस डाइट विथ मिल्क एंड मैश्ड वेजिटेबल्स। और बच्चे को क्या फीड कराना है? एनर्जी रिच फूड। एनर्जी रिच फूड में क्या क्या करा सकते हैं हम उसको, क्या क्या खिला सकते हैं? सीरियल्स, पल्सेस डाइट, और साथ में मिल्क एंड मैश्ड वेजिटेबल्स, ओके। नेक्स्ट थर्ड देखिए क्या है, फीड स्मॉल क्वांटिटीज एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। फ्रीक्वेंट इंटरवल्स मीन्स कुछ कुछ टाइम बाद, कुछ इंटरवल्स, कुछ समय के बाद हम उसको क्या करा सकते हैं? फ्री फ्री क्या करा सकते हैं? फीडिंग करा सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, ओके। ना कि
कभी भी बेबी को बल्क में फीडिंग नहीं करानी है, ओके। नेक्स्ट, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एज लॉन्ग एज पॉसिबल। और हमें ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कब तक रखनी है? जब तक बेबी, हाँ, कम से कम 2 साल या 2 साल से अधिक, जब तक बेबी सेल्फ से क्या करे, डिनाई ना कर दे और कंप्लीटली जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है उसके द्वारा कंप्लीटली फीडिंग पर ना आ जाए, ओके। नेक्स्ट, गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ड्यूरिंग इलनेस। अगर बेबी कोई किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई, किसी प्रकार की इलनेस है, तो उस टाइम पर हमें उसको फ्लूइड अच्छे तरीके से देना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, use oral rehydration solutions to prevent and correlate dehydration during diarrheal episodes। अगर बेबी को डायरिया हो गए हैं, लूज मोशन हो गए हैं, है ना, वाटरी लूज मोशन हो रहे हैं, तो उस टाइम पर उसको प्रिवेंट करने के लिए डिहाइड्रेशन से हम उसको क्या दे सकते हैं? ORS, ओके। ठीक, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट। अब जो चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स है उनका न्यूट्रिशनल नीड्स क्या क्या रहेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है। चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट्स आर पीरियड्स ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। थर्ड नंबर में तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ऑल द ट्रू ऑफ कोलेस्ट्रम एक्सेप्ट, ये वाला पूछ रहे हो क्या? तो देखो इसमें क्या है, पहला लिखा है एक्सेप्ट पूछा है। एक्सेप्ट का मीन्स क्या रहेगा पता है ना? सभी सही होंगे, लेकिन एक कौन सा होगा, कोई एक ऐसा होगा, वो कौन सा होगा? गलत होगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या बोला है उसने, रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन। तो जो मिल्क रहता है वो प्रोटीन और मिनरल से रिच होता है कि नहीं? सही है। दूसरा, रिच इन एंटी इंफेक्टिव फैक्टर्स। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कोलेस्ट्रम पढ़ाया था, उसमें जो कोलेस्ट्रम में एंटी इंफेक्टिव प्रॉपर्टीज पाई थी नहीं। नेक्स्ट देखिए, सीक्रेटेड फॉर फ्यू डेज। और जो कोलेस्ट्रम है वो कुछ टाइम, 2 से 3 दिन तक सीक्रेट होता है कि नहीं? तो फिर कौन सा बचा? 3 नंबर, रिच इन फैट्स, ये सही है, मीन्स एक्सेप्ट में ये वाला राइट होगा, ओके। ठीक है, क्या? ये प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन में जब से आपसे एमसीक्यू पूछता हूं, मैं इन्हीं से पूछता हूं, कुछ क्वेश्चन इन्हीं में से लेता हूं। अगर अभी करा दूंगा फिर आप बताओगे क्या, फिर खुद क्या पढ़ोगे सेल्फ से, है ना। तो आप थोड़ा सा पढ़ते हो, फिर मैं आपसे पूछता हूं, तो अगर आप नहीं बताते तो दोबारा आप उस चीज को ध्यान से देखते हो। और जब आपको कोई चीज नहीं आती फिर आप दोबारा देखते हो तो ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाती है ये चीज, है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, न्यूट्रिशन नीड्स फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। न्यूट्रिशन नीड्स किस किस के लिए, चिल्ड्रंस और एडोलसेंट एज के लिए। तो देखिए क्या है, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट आर पीरियड्स ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो चिल्ड्रंस का जो एडोलसेंट एज पीरियड होता है या चिल्ड्रंस जो जो एज ग्रुप होता है, उनमें उनकी कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो जो एन इन्फेंट ग्रोज रैपिडली डबलिंग इट्स बर्थ वेट बाय 5 मंथ्स, ये इंपोर्टेंट है। यहाँ ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़िए। वैसे ज्यादातर लोगों को ये चीजें पता है। अच्छा मुझे बताइए, जो एक इन्फेंट्स है उसका बर्थ वेट डबल कब हो जाता है? 5th मंथ में। और ट्रिपल कब हो जाता है? ट्रिपलिंग कब हो जाता है? ट्रिपलिंग 1 ईयर में, 1 ईयर ऑफ एज। और
फोर्थ फोर्थ टाइम्स कब हो जाता है? फोर्थ टाइम्स कब होता है? फोर्थ टाइम्स कब हो जाता है? 2 ईयर में। ओके, आगे देखिए। And during the second year, the child increases not only the height by 7 to 8 cm but also gains 4 times of its birth weight. ठीक है, अब आगे देखिए। ड्यूरिंग द प्री एडोलसेंट during the pre-adolescent period, the child grows on an average 6 to 7 centimeter height and 1.5 to 3 kg in weight every year. अच्छा, जो अब मुझे बताइए, जो प्री एडोलसेंट एज होती है उस टाइम पीरियड में जो जो चिल्ड्रन है वो ग्रो करता है, नॉर्मल कितनी हाइट ग्रो करता है पर ईयर? और वेट कितना गेन करता है? वेट कितना गेन करता है? 1.5 से 3 केजी। हाँ, और ये जो हाइट और वेट जो गेन कर रहा है वो पर ईयर करता है, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखिए। Simultaneously, development and maturation of various tissues and organs take place. Children require more food as compared to adult. इस टाइम पर जो बच्चा है उसको ज्यादा फूड की आवश्यकता पड़ती है कंपेयर टू द एडल्ट। एडल्ट से ज्यादा इस टाइम पर जो चिल्ड्रन है, बच्चा है, एडल्ट प्री एडोलसेंट एज में, उसको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा फूड की जरूरत पड़ती है। दिस इज बिकॉज द चिल्ड्रन नॉट ओनली नीड फॉर द मेंटेनिंग ऑफ बीएमआर, thermogenesis, repairing wear and tear, but also for the important functions of continuous growth. ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ बेसल मेटाबॉलिक रेट, थर्मोजेनेसिस और रियर एंड टीयर जो है, वियर एंड टीयर के लिए, टिश्यूओं के रिपेयरमेंट के लिए ही सिर्फ एनर्जी की जरूरत होती है। इसके अलावा उसका जो मेंटली और फिजिकली जो ग्रोथ हो रही है, मैचुरेशन आ रही है, उसके लिए भी उसको एक्स्ट्रा नीड और एक्स्ट्रा एनर्जी की डिमांड और रिक्वायरमेंट उसकी बॉडी को होती है, ठीक है। नेक्स्ट, child therefore needs all kinds of extra nutrition name। सभी लोग अपने स्पीकर म्यूट कर लें, फिर अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताएं, ठीक है। चाइल्ड देयरफॉर, अच्छा मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? ओके, रुकिए मैं दोबारा से शेयर करता हूं। पहले मुझे ये बताइए, मेरी आवाज अब सही आ रही है सभी को? स्क्रीन शेयर करूं मैं? ओके, अब मेरी आवाज सही आ रही है सभी को? हेलो, अब सही आवाज आ रही है सभी को? ओके, अब जो एडोलसेंट पीरियड होता है, टीनेज जिसे बोलते हैं, टीनेज या एडोलसेंट पीरियड का एज ग्रुप कितना होता है, कितने से कितने ईयर? कितना होता है? 10 to 19 ईयर्स, याद रखना, वो पूछ लेता है क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट, दिस इज स्प्रेड ऑलमोस्ट ओवर डेकेड। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, हार्मोनल चेंजेस, सेक्सुअल मैच्योरेशन एंड वाइड स्विंग्स इन इमोशंस। एडोलसेंट, ये देखिए एडोलसेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको पढ़ लेना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है।
rapid increase in height and weight, hormonal changes, maturation, wide swings of emotions, ये सारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट एंड टीनेज जो रहते हैं उनके लिए, ठीक है. And adolescent growth spurt starts at about 10 to 12 years in girls and 2 years later in boys. और जो गर्ल्स हैं उनमें जो एडोलसेंट एज है वो कब से स्टार्ट हो जाती है? और इसके जो इनके कितने ईयर बाद जो बॉयज है उनमें मैचुरेशन या उनमें एडोलसेंट एज के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो शो होने लगती है कितने साल बाद? आफ्टर 2 years, आफ्टर 1 year, आफ्टर 3 years, आफ्टर 5 years. याद रखना, ओके, आफ्टर 2 years, इंपोर्टेंट है. नेक्स्ट, the annual peak rates for height and weight are 9 to 10 centimeter, 8 to 10 kg. और एनुअल अगर हम रेट निकालें कि हाइट और वेट कितना इंक्रीज होता है तो कितना होता है? कितना होता है? हाइट कितनी होती है? 9 to 10 सेंटीमीटर एंड वेट होता है 8 to 10 kg. ओके. Next, development of critical bone mass is essential during this period. So the period as this forms and ground for maintaining mineral integrity of the bone. तो इसकी इस टाइम पीरियड में क्या होता है? बोन मास की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. ओके. अच्छा, किसी को कोई ऐसा है कि जिसको क्लास ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? रमा क्लास में है? ज्वाइन हो गई सर. कोई वेटिंग रूम ऑन नहीं है, डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हो. अगर लेफ्ट हो जाते हो गलती से तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी. ओके. सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? आगे कंटिन्यू करें. ठीक है, आगे देखिए इसके बाद क्या है. और ठीक है, द पैटर्न ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक बॉडी वाटर, muscle mass, bone, fat increase during the entire childhood and adolescent age reach adult value of the about 18 years. और ये जो जैसे बॉडी मास बढ़ना, ठीक है, मसल मास बढ़ना, बोन एंड फैट का डिपोजिशन होना, है ना, ये कब तक चलता रहता है? जब तक उसकी एंटायर जो एडोलसेंट. अरे स्पीकर म्यूट कर लो, ये बाहर कौन है? स्पीकर म्यूट करें सभी. ओके. ये कब तक चलता रहता है उसका? जब तक उसकी एंटायर एडोलसेंट एज चलती है तब तक उसके अंदर ये ग्रोथ है, ये सारे चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, ग्रोथ एंड फिजिकली एंड मेंटली मैच्यूरेशन, है ना, उसका बॉन इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें उसमें बढ़ती रहती हैं. फैट का डिपोजिशन होना, ये सारी चीजें एडोलसेंट एज के अंदर उसके चेंजेस आते हैं.
ठीक है। एडोलसेंट गर्ल्स आर द ग्रेटर फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस देन बॉयज बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अच्छा, एडोलसेंट गर्ल्स रहती है उनमें जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होता है वो ज्यादा होता है कंपेयर टू द बॉयज। बाय क्यों होता है, किस कारण से होता है? यहां से वो आपसे पूछ लेगा। क्या पूछेगा वो आपसे? कि जो गर्ल्स होती हैं उनमें फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ज्यादा होता है, उसका कारण क्या है? मेंस्ट्रुएशन। और वो यहां आपको ऑप्शन दे देगा। फिजियो नहीं, क्या? फिजिकल चेंजेस। ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड, मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट, मेंट और मेंटली स्ट्रेस। ठीक है। नेक्स्ट वो आपको दे देगा और भी नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेस है उस जो एडोलसेंट गर्ल्स में ज्यादातर पाया जाता है उसका कॉज क्या है? मेंस्ट्रुएशन। ओके। नेक्स्ट देखिए, इंपोर्टेंट है ये, है ना। Their nutritional needs are of particular importance as they have to prepare for motherhood. All these rapid and anabolic changes require more nutrients per unit per body weight. और ये एनाबॉलिक चेंजेस ड्यूरिंग द एडोलसेंट पीरियड ये चलते रहते हैं और इनके लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी और न्यूट्रिशन की जरूरत या रिक्वायरमेंट होती है एडोलसेंट एज ग्रुप में। ओके, ठीक। अब बात करते हैं ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स रिक्वायर मोर कैल्शियम। जो एडोलसेंट एज होती है, मैंने आपको बताया था बोन इंटीग्रिटी और बोन मास बढ़ता है इस टाइम पर, तो उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाती है उनकी, बढ़ जाती है। ओके। थ्रू रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर कैल्शियम आर अबाउट 600 टू 800 mg पर डे। तो कितनी अमाउंट हो जाती है, कितनी डेली कितनी अमाउंट की कैल्शियम की जरूरत पड़ती है उनको? हेलो, इंपोर्टेंट है, याद रखना। हाँ, वो आपसे पूछा था रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस फॉर कैल्शियम फॉर द एडोलसेंट एज ग्रुप चिल्ड्रन कितनी रहेगी? 600 टू 800। अब बताइए प्रेग्नेंट वुमन को कितनी थी? 1200। और नॉन प्रेग्नेंट और नॉर्मल वुमन को कितनी थी? 400 टू 600। ठीक है। और लैक्टेटिंग मदर को कितनी जरूरत थी कैल्शियम की? प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को तो सेम ही थी। नॉन प्रेग्नेंट और नॉन लैक्टेटिंग मदर को 400 से 600 mg पर डे। और जो एडोलसेंट एज ग्रुप है उसको कितना? 600 से 800 mg पर डे। ओके, इंपोर्टेंट है, याद रखना। हाँ, तभी तो ऐसी चीजें आती हैं और इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट, it is desirable to give higher quantities of calcium for adolescents to achieve हाई पीक बोन मास। और ये कैल्शियम की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि इस एज ग्रुप में हाई क्वांटिटी में कैल्शियम चाहिए होता है, क्योंकि एडोलसेंट जो अचीव करते हैं उस टाइम पर उसको बोन मास और बोन इंटीग्रिटी के लिए कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो बढ़ जाती है। ओके। नेक्स्ट, to achieve optimum peak bone mass, it is recommended to consume calcium-rich foods like milk and milk products, foxtail, millets, ragi, etc. ओके, तो कैल्शियम रिच फूड्स कौन कौन से हैं? कैल्शियम रिच फूड्स कौन कौन से होते हैं? हाँ, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। ओके। और नट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे क्या हैं? कैल्शियम रिच फूड्स है। अच्छा, मुझे बताइए कैल्शियम का सबसे बेस्ट बेस्ट सोर्स या बेस्ट फूड क्या है? सबसे रिच अमाउंट में कैल्शियम किस में पाया जाता है? मैंने आपको पढ़ाया था। सीताफल। ओके, याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे।
यहाँ तक किसी को फॉक्सटेल मिलेट मीन्स रागी, जो रागी होती है ना, उसी को बोलते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? रागी होती है जो, जैसे गुड़ निकलता है, गुड़, तो गुड़ से ही राग बनती है। राग नाम सुना है? राग? नहीं, नहीं सुना। रागी एक टाइप का लिक्विड, जैसे हनी होती है उस टाइप से होता है, जिसको जो बहुत न्यूट्रियस होती है, जो गुड़ से बनती है। किससे बनती है? गुड़ से बनती है, जैगरी से बनती है, उसी को रागी बोलते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट, older children and adolescents should consume plenty of milk and fulfill the high calcium requirement. Cooking oil and ghee 25 to 50 grams should be consumed. और फैट की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? कितनी होती है? 25 से 50 ग्राम पर डे। ओके, आगे देखिए, ओवर इंडल्जेंस इन फैट में बी अवॉइडेड। और किस चीज को अवॉइड करना चाहिए? ओवर इंडल्जेंस मीन्स होता है अधिक मात्रा में फैट लेने से बचना चाहिए, अधिक मात्रा में फैट नहीं लेना चाहिए। ओके, स्पीकर म्यूट कर ले, ये जो मार्केट में या बाहर है। ठीक है, आगे देखिए, एक्सेसिव साल्ट इंटेक शुड बी अवॉइडेड पर्टिकुलरली बाय चिल्ड्रन हैविंग अ फैमिली हाइपरटेंशन। अगर कोई चिल्ड्रन है जिसकी फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन पाया जाता है, तो उसे अपनी डाइट में क्या कम कर देना चाहिए? मैं सभी के स्पीकर म्यूट कर दूंगा, फिर सभी लोग म्यूट हो जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो लोग बाहर हैं वो अपने स्पीकर म्यूट करके रखें, सारी क्लास को डिस्टर्ब ना करें। ओके, ठीक, ओके। तो अगर कोई भी जो एडोलसेंट है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री में उसको हाइपरटेंशन पाया जाता है उसकी फैमिली हिस्ट्री में, तो उसको किस प्रकार की डाइट लेने से बचना चाहिए? अपनी डाइट में किसको कम करना चाहिए? किसको? साल्ट में किस चीज की? सोडियम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे देखिए क्या है। Adolescent is the vulnerable stage for developing wrong food habits as well as bad habits like smoking, chew tobacco, drinking alcohol. These should be avoided. In addition to consumption of a nutritious well diet, balanced diet, appropriate lifestyle. और एडोलसेंट एज में क्या कर सकता है, उसमें बैड हैबिट्स भी आ सकती हैं, तो उन बैड हैबिट्स को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग, च्यूइंग टबाको, अल्कोहल, इनसे उसे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, और हेल्थी एंड न्यूट्रियस डाइट उसको लेनी चाहिए। ओके, ठीक है। अब कोई मुझे ये बताएगा, एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये चार्ट है, ये चार्ट है, इन चार्ट इंपोर्टेंट नहीं है, इन चार्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये भी चार्ट है। ठीक है, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, ये फैट रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे, उससे पहले मुझे ये बताइए कि प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? हाँ, तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना कितना कितना? मैंने उस दिन बताया था कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। ओके, ओके। अब यहां देखिए, हम पढ़ते हैं फैट का रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, फैट रिक्वायरमेंट क्या है। द मिनिमम विजुअल फैट इनटेक वुड बी 5% ऑफ टोटल एनर्जी। क्वेश्चन आया था कि नहीं है पेपर में? हेलो, इस बार के इग्नू के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि नहीं? द मिनिमम विजुअल फैट इनटेक वुड, कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कर जरूरत होती है? 5%। कितना?
कुछ लोग इसमें 3% लगा के आए थे कि नहीं? हाँ, आगे देखिए। फॉर दियर एनर्जी इंटेक ऑफ 24 किलो कैलोरी, मिनिमम विजुअल फैट इंटेक वुड बी आउट ऑफ 12 ग्राम पर डे, और बट द डिजायरेबल इंटेक लेवल शुड बी 20 ग्राम पर डे। और अगर 2400 किलो कैलोरी किसी को एनर्जी चाहिए तो उसमें कितना विजिबल फैट उसको मिलना चाहिए? 12 ग्राम पर डे। वो यहां से क्वेश्चन दे देगा कि एक एडल्ट या एडोलसेंट एज का चिल्ड्रन है, उसको डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट 24,000 किलो कैलोरी है, तो उसको फैट की रिक्वायरमेंट कितनी होगी पर डे? ऑप्शन 10 ग्राम पर डे, 11 ग्राम पर डे, 12 ग्राम पर डे, 15 ग्राम पर डे। 12 ग्राम पर डे। ओके। और आगे देखिए, बट द डिजायरेबल इनटेक लेवल शुड बी, और डिजायरेबल जो फैट की रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए या होती है? 20 ग्राम पर डे। ओके। नेक्स्ट, विच हेल्प्स टू रिड्यूस द बल्क ऑफ डाइट। और बाकी का ये चार्ट है, ये चार्ट भी इंपोर्टेंट नहीं है, इसको भी छोड़ देना। ठीक है। नेक्स्ट, ये प्रोग्रेस है, ये आप खुद लगाओगे प्रोग्रेस। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर। किस किस के लिए न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर? इसमें देखिए, इसमें सिंपल है, कुछ भी टफ नहीं है। न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट वुमन को क्या होना चाहिए? प्रेग्नेंट वुमन को, प्रेग्नेंट वुमन नीड्स, किस किस चीज की नीड्स होती है एक प्रेग्नेंट वुमन को? एन एडिक्वेट न्यूट्रिशियस डाइट। उसको क्या चाहिए? पहला रिक्वायरमेंट क्या है उसकी? उसको न्यूट्रियस डाइट चाहिए। सेकंड, एडुकेट रेस्ट ड्यूरिंग लास्ट टाइमेस्टर। और अगर लास्ट टाइमेस्टर चल रहा है तो उसको अच्छे तरीके से क्या मिलना चाहिए? रेस्ट मिलना चाहिए, आराम करना चाहिए उसे। नेक्स्ट, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स देनी चाहिए उसकी। हाँ बोलो, क्या हो गया? अरे ये खांसी की सिरप कौन सा है? अरे स्पीकर म्यूट कर दो। म्यूट ऑल। ओके, सभी को म्यूट कर दिया है मैंने। और आयरन एंड फॉलिक एसिड का देना उसकी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जब तक प्रेगनेंसी रहती तब तक हमें उसे आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट चलानी होती है। ठीक। नेक्स्ट, उसको इम्यूनाइजेशन की जरूरत होती है, उसे इम्यूनाइजेशन देना चाहिए, इम्यूनाइज करना चाहिए प्रेग्नेंट वुमन को। डाइट में क्या है? इंक्रीज करनी चाहिए फूड इंटेक में। अब प्रेग्नेंट मदर रिक्वायर 300 एक्स्ट्रा किलो कैलोरी पर डे टू मीट द डिमांड ऑफ प्रेगनेंसी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अब प्रेग्नेंट मदर जो रहती है उसको कितनी कितनी एक्स्ट्रा किलो कैलोरी की डिमांड होती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? तो कितनी रहती है? 300 कैलोरी। ओके। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। Whole grain pulses, legumes, sprouted pulse, green leafy vegetables, jaggery, dates, groundnuts are food of plant origin having food iron content. और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्राम्स, लेग्यूम्स, स्प्राउटेड पल्स, ये सारी चीजें, ग्राउंड नट्स, ये सारे क्या है? आयरन रिच, आयरन कंटेंट, आयरन इनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमन की डाइट में हमें क्या करना चाहिए? इंक्लूड करने चाहिए। नेक्स्ट, include green leafy vegetables in daily diet right from the beginning as the foliage provide folic acid much needed during early months। और हमें उसे क्या देने चाहिए? प्रेगनेंसी के अर्ली टाइम में, स्टार्टिंग में फॉलिक एसिड भी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, और क्या है डाइट से संबंधित? कंज्यूम 1 सीजनल फ्रूट डेली। और उसे हर पर डे एक सीजनल फ्रूट तो कम से कम लेना ही चाहिए। ओके। नेक्स्ट, मिल्क और कर्ड, बटर, घी, एग, फिश, ये हेल्पफुल है, इनको अच्छी मात्रा में अच्छी तरीके से लेना चाहिए। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अगर वो अच्छी मात्रा में रहती है तो उसकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है कितनी?
1200 mg पर डे, ये फुलफिल होगी। और ये फुलफिल कब होगी? जब वो उसकी डाइट में कैल्शियम की जो अमाउंट है, कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट, लोग आयोडाइज साल्ट उसको लेना चाहिए प्रेग्नेंट मदर को। ठीक, नेक्स्ट, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स ज्यादा लेना चाहिए। और उसको स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेना चाहिए। बल्क में फीडिंग नहीं करनी चाहिए प्रेग्नेंट मदर को, थोड़ा थोड़ा करके, और हर 2-2 3-3 घंटे बाद उसे थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? रिप्लाई करें, आगे कंटिन्यू करें? ओके, सिंपल है ये, हम पहले सारी चीजें पढ़ चुके हैं ना। नेक्स्ट, रेस्ट में क्या है? हैवी वर्कलोड नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, कोई भी हैवी वर्कलोड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, रेस्ट इन लाइंग डाउन पोजीशन ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर इज इंपॉर्टेंट टू इनेबल द एडुकेट फ्लो ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर टू द चिल्ड्रन। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो प्रेग्नेंट मदर है, उसको किस पोजीशन में रेस्ट करना चाहिए? कौन सी पोजीशन सुटेबल होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस पोजीशन में उसे लेटना चाहिए? लाइंग डाउन पोजीशन में। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है? अच्छे तरीके से फ्लो होता है मदर टू चाइल्ड, जो न्यूट्रिएंट्स है उनका। और नेक्स्ट, अ वुमन शुड गेन 10 to 12 kg वेट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और एक प्रेग्नेंट वुमन है, वो कितना वेट गेन करती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 kg। ओके, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या? लेफ्ट लेटरल, वही वही तो है। आगे देखो, साइड लाइन। ठीक है, अब वो आपसे सिर्फ वो आपसे कैसे पूछेगा? देखो क्वेश्चन ऐसे कि ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर द प्रेग्नेंट मदर शुड बी रेस्ट और पोजिशन, विच पोजिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर में जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसको किस प्रकार की पोजीशन में रेस्ट करना चाहिए या रखनी चाहिए ज्यादातर? तो वो है लाइंग डाउन पोजीशन। ओके, नेक्स्ट, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स। तो आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट शुड बी कंज्यूम्ड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पर उसको हमें आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देनी है। आयरन टैबलेट्स में कोज ब्लैक स्टूल विच इज हार्मलेस। और ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे आप आयरन टैबलेट्स देते हो तो उसको जी मचला सकता है, नोजिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा डार्क स्टूल आ सकता है, तो उसको बताना है ये एक कॉमन साइड इफेक्ट्स है, ये कोई इनसे कोई भी खतरा या नुकसान नहीं है। ओके, नेक्स्ट, iron and folic acid tablets prevent anemia and helps a woman to deliver a normal healthy baby। आयरन और फॉलिक जो टैबलेट है, इस चीज को प्रिवेंट करने में मदद करती है, एनीमिया को। और साथ में ही अब एक जो वुमन है, उसको अच्छे तरीके से नॉर्मल हेल्थी बेबी को डिलीवर कराने में भी क्या करती हैं? ये हेल्पफुल होती हैं, हेल्प करती हैं। साथ में लास्ट वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? देखिए, द फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कैन कॉज एनटीडी। क्या है? एनटीडी इन द न्यूबॉर्न। अब वो आपसे पूछ लेगा फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है? एनटीडी का पूरा नाम? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, अब देखिए आगे, नेक्स्ट, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में क्या करना है? जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसको टिटनेस टॉक्साइड के 2 इंजेक्शंस देने हैं। फर्स्ट एज सुन एज, जैसे ही आप डिटेक्ट करते हो वैसे ही। और सेकंड आफ्टर दी 4th वीक और 1 मंथ। ओके, और अगर प्रेग्नेंट वुमन है, उसने प्रेगनेंसी जल्दी से दोबारा कंसीव कर ली है विद इन 3 years,
तो सिर्फ हमें टिटनिस टॉक्साइड का बूस्टर डोज एक डोज ही लगाना होता है। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? जवाब दीजिए जल्दी। ओके, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन ऑफ लैक्टेटिंग मदर। ओके, लैक्टेशन के टाइम पर मदर को किस प्रकार के न्यूट्रिशन की डिमांड रहती है? तो इंपोर्टेंट को पेज एक तो ये है कि ड्यूरिंग द लैक्टेशन द मदर नीड टू eat more nutritious diet like a pregnant woman. Okay, the extra daily requirement of energy is per day 550 550 कैलोरी पर डे। ओके, तो एक जो लैक्टेटिंग मदर है उसको पर डे कितना एक्स्ट्रा कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है? कितनी होती है? 550। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक प्रेग्नेंट वुमन को पर डे कितना एक्स्ट्रा किलो कैलोरी की डिमांड होती है, तो कितनी है प्रेग्नेंट वुमन को? 300। और एक लैक्टेटिंग मदर के लिए तो ज्यादा किसको जरूरत होती है, प्रेग्नेंट वुमन को या लैक्टेटिंग मदर को? एक चीज और बता दें इंपॉर्टेंट, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट दोनों को बराबर थी कि नहीं? थी ना? लेकिन लेकिन हाँ, बोलो बोलो गुप्ता जी। प्रोटीन भी सेम थी। अब रुक, प्रोटीन भी सेम थी, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? और इस बार के एग्जाम में आया था कि आपको इतना पता चल गया कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को कितनी एक्स्ट्रा किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, दूसरा पता चल गया कि प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर को कितनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं कि अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है जो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बेबी को, तो उसमें ये मोस्ट प्रोबेबल चांस रहते हैं कि उसके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन कम हो जाता है, जिसके कारण वो कैसी हो सकती है, ऑस्टियोपोरोटिक हो सकती है, होने के चांस रहते हैं। ओके, ये चीज याद रखना, क्वेश्चन एक्सेप्ट करके पूछा जाता है, ठीक? उससे हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ, कैल्शियम डिपोजिशन कम होने लगता है, जिसके कारण वो वुमन जो लैक्टेटिंग वुमन है वो किस कंडीशन में चली जाएगी, ओस्टियोपोरेटिक कंडीशन में हो जाएगी। ओके, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, और आपसे पूछ सकता हूं मैं भी। अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को? आगे देखिए, and the need for production of mother's milk for the newborn baby, a good nutrition diet prepared from low cost locally available foods, family support and care, and a pleasant atmosphere in the family helps improve lactation and ensure health of both the mother and the baby. ओके, तो इसके लिए जो मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, उसको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए जो लो कॉस्ट में अवेलेबल हो, ज्यादा महंगा ना हो, साथ में ज्यादा न्यूट्रियस हो, ज्यादा अच्छे तरीके से वो एनर्जी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। अब बात करते हैं डाइट की, तो देखिए क्या है, इंक्लूड मोर सीरियल्स एंड पल्सेस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन डेली डाइट। जो लैक्टेटिंग मदर है उसकी डेली डाइट में दालें और अनाज, साथ में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इनको ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए। सेकंड, टेक वेजिटेबल्स एंड वन सीजनल फ्रूट्स पर डे, और हरी पत्तेदार सब्जियां और सीजनल फ्रूट पर डे, एक सीजनल फ्रूट्स तो कम से कम उसे खाना चाहिए। नेक्स्ट, टेक मिल्क एंड बटर, मिल्क प्रोडक्ट्स एंड लॉट ऑफ वाटर, और उसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। तथा जो जो कैल्शियम रिच डाइट्स है, कैल्शियम रिच फूड्स है, लाइक अ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड सीताफल, इनको ज्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, ठीक? नेक्स्ट, एग, मीट, फिश आर बेनिफिशियल, और एग, मीट अगर फिश वो खाती है तो वो भी ले सकती है। एंड एनर्जी डेंस फूड्स लाइक घी एंड ऑयल एंड शुगर इज नेसेसरी
टू मीट द इंक्रीज एनर्जी नीड्स, और उसको हमें पता है कि 550 कैलोरी की जरूरत है एक्स्ट्रा, तो हम उसको एक्स्ट्रा नीड में, एक्स्ट्रा डाइट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं साथ में, एनर्जी डेंस फूड में घी और ऑयल, जिससे उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाए, वो फूड एनर्जी डेंस फूड बन जाए। ओके, ठीक। नेक्स्ट, रेस्ट, ब्रेस्ट फीडिंग इन द रिलैक्स्ड स्टेट इन एनी टाइप ऑफ मेंटल टेंशन डिक्रीजेस मिल्क सीक्रेशन, और हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय मदर को अच्छे तरीके से रिलैक्स रहना चाहिए। अगर वो किसी भी प्रकार की मेंटल फ्लक्चुएशंस है, मेंटली किसी भी प्रकार का स्ट्रेस उसके अंदर है, तो इस टाइम पर जो जो मिल्क है उसका सीक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट करके पूछ सकता है कि इन विच कंडीशन द ब्रेस्ट लैक्टेटिंग मदर जो का जो ब्रेस्ट सीक्रेशन है या जो मिल्क सीक्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, वो किस कंडीशन में हो जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द एनी मेंटली फ्लक्चुएशन लाइक एंजाइटी, टेंशन, ओके, स्ट्रेस। इसमें कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, टेक आयरन एंड फॉलिक एसिड टेबलेट्स फॉर फर्स्ट 6 months ऑफ लैक्टेशन, और अगर हमें लगता है तो फर्स्ट जो 6 months बस होते हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो उस टाइम पर भी हम मदर को आयरन एंड फॉलिक एसिड की टेबलेट्स दे सकते हैं। ओके, अब कोई मुझे, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओगे? हेलो, ओके, तो मुझे बताना कि क्वेश्चन ये है कि जब पेशेंट जो प्रेग्नेंट वुमन है जब उसको आयरन रिच डाइट दी जा रही है, तो उस टाइम पर इन सभी पॉइंटों में से कौन सा पॉइंट गलत होगा? ओके, ठीक है, किस सम टाइम पीरियड अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है जिसको आयरन रिच डाइट हम दे रहे हैं, तो उस टाइम पर इनमें से कौन सा पॉइंट है जो मतलब सही रहेगा और बाकी के जो 3 रहेंगे वो गलत रहेंगे, ठीक है? विच वन पॉइंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आयरन सप्लीमेंटेशन? ओके, ऑप्शन सुनिए, कैल्शियम रिच डाइट, सेकंड विटामिन सी रिच डाइट, नेक्स्ट थर्ड more intake of coffee, tea and caffeinated beverages, and last none of these। विटामिन सी रिच डाइट देनी चाहिए, बाकी के जो दोनों ऑप्शन थे कैल्शियम रिच डाइट या फिर कैफिनेटेड और जो टी चाय कॉफी, ये हमें नहीं देना चाहिए। ये क्या करते हैं, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को, सॉरी आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या, हाँ, कम करते हैं, इनहिबिट करते हैं। अब एक और क्वेश्चन बताइए, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन को आप आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट दे रहे हो, तो उसके साथ में आप उसे कैल्शियम की टैबलेट दे सकते हो क्या? क्यों नहीं दोगे, रीजन बताओ। वेरी गुड, कंसेप्ट क्लियर हो गई, कंसेप्ट क्लियर हो गई। एक केस आया था मेरे पास जब मैं जॉब कर रहा था तभी, एक प्रेग्नेंट वुमन थी, उसको आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी थी डॉक्टर ने, कोई गायनेकोलॉजिस्ट थी, और साथ में उसे कैल्शियम की टैबलेट भी दी थी। तो ये सही था क्या? 1200 mg की कैल्शियम की टैबलेट थी और आयरन एंड फॉलिक एसिड, और उसने बोला क्या था सुनिए, कि आपको दोनों टैबलेट सुबह शाम, मतलब आयरन की जो कैल्शियम की 1200 mg की टैबलेट थी वो एक टाइम खानी है दिन में, और आयरन की टैबलेट भी एक टाइम खानी है, और वो दोनों को साथ में खाती थी। सही है कि गलत है ये? क्यों? क्योंकि वो आयरन, जो आयरन की टेबलेट खा रही है वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है ये टेबलेट देने का। अगर किसी वुमन को कैल्शियम और आयरन की टेबलेट एक साथ चल रही है तो फिर उसको कैसे देनी पड़ेगी, कोई बताएगा? हाँ, अगर आयरन की टेबलेट मॉर्निंग, अगर आयरन की टेबलेट आप मॉर्निंग में दे दो और कैल्शियम की टेबलेट आप
इवनिंग में दे दो, और साथ में जब अगर ऐसी कंडीशन है तो आप उसको और क्या बढ़ा दोगे साथ में, प्लस सिट्रस फ्रूट मीन्स विटामिन सी की डिमांड भी क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। यहां तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि ऐसे ही मैं बोलता जाता हूं? पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे दिमाग में रिटेन रहना नॉलेज का। ओके, नेक्स्ट हम जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर एल्डरली पीपल। ओके, एल्डरली पीपल के लिए न्यूट्रिशन की जो नीड्स होती है वो क्या है, और कल हम इस चीज को क्या करेंगे, इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ओके, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं रिगार्डिंग, हाँ बोलो। किसमें लिखा हुआ है? अच्छा, जो प्रेग्नेंट वुमन का, वो वो पुराना वो पुराना शेड्यूल है, नया वाला तो हमें चाहिए ना। जैसे ही एज सुन एज हम डिटेक्ट करते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड वी शुड बी इम्यूनाइज द प्रेग्नेंट वुमन विद द फर्स्ट डोज ऑफ टिटनेस टॉक्साइड। ओके, अभी तो यही चल रहा है ना। नहीं तो आप उसी को टिक करोगे, इसको नहीं करोगे। ओके, ओके, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं रिगार्डिंग दी यूनिट फिफ्थ और फोर्थ। ओके, बताओगे? The epidemiological triad of disease causation refers to the epidemiological triad of disease causation refers to agent, host, environment, time, place, person, source, mode of transmission, susceptible host, या फिर जॉन सिनो, रॉबर्ट कोच एंड केनिथ रोथमन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्ट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर vehicle borne, food borne, vector borne, transplacental। Transplacental। Next, the immediate constituent of physical environment is the immediate constituent of physical environment is air, soil, sun। Immediate immediate constituent of physical environment is immediate constituent of physical environment is air, water, soil, sun। ओके, नेक्स्ट मुझे बताइए, द चाइल्ड सेक्स रेशियो, जो चाइल्ड सेक्स रेशियो किया जाता है उसकी एज ग्रुप कितना रहता है? 0 to 6 years। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेक्स रेशियो का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 बर्थ, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 बर्थ। हाँ, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अब मुझे, ओके, अब मुझे बताइए, इन द डेमोग्राफिक साइकिल एट विच स्टेज डज इंडिया स्टैंड्स एट प्रेजेंट? डेमोग्राफिक साइकिल के अकॉर्डिंग इंडिया अभी किस स्टेज पर है? लेट एक्सपेंडिंग। और द पुअरेस्ट सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, सबसे पुअरेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है 2011 के अनुसार? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार।